हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी 009। तो आज अपने सीआरपीसी का जो थर्ड लेक्चर मैं लेने वाला हूँ और इसमें आज मैं आपको कराऊँगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और कॉग्निजेबल केसेस में क्या फ़र्क रहता है। एफआईआर के बारे में बताऊंगा। क्रॉस एफआईआर होगी या जीरो एफआईआर होगी, उसका अपने ज़िक्र करेंगे आज। और उसके बाद एविडेंशरी वैल्यू जो एफआईआर की रहती है वो देखेंगे। उसके बाद अगर एफआईआर एक विक्टिम करवाता है या एक अक्यूज्ड करवाता है या एक विटनेस करवाता है या एक हियर से जो बंदा है जिसने जिसने कुछ देखा नहीं है, उसने सुनी सुनाई बात आगे पुलिस को बता दी, अगर वो लॉन्च करवाता है एफआईआर, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे और उनकी एविडेंशरी वैल्यू क्या रहेगी। और उसके साथ अपने सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 11 तक जो भी आगे बनता हुआ वो देखेंगे। तो मैं सबसे पहले जो कॉग्निजेबल ऑफेंस और केस की जिक्र करना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप सेक्शन 155 का क्लॉज 4 देखोगे तो वहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई भी ऑफेंस कहाँ पे कहीं पे होता है और वो एक सीरीज़ में 3-4 अगर ऐसे ऑफेंस हो जाते हैं जिसमें से एक कॉग्निजेबल और बाकी नॉन कॉग्निजेबल मान लीजिए, तो वो सारा केस जो है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सीआरपीसी कोड वो कॉग्निजेबल केस मानेंगे उसको। अब क्योंकि होता क्या है कि कॉग्निजेबल केस में ही पुलिस के पास पावर होती है एफआईआर दर्ज करने की, इन्वेस्टिगेशन करने की और अरेस्ट करने की। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल में ऐसी कोई पावर नहीं है क्योंकि वो सेक्शन 155 बताता है। तो इसीलिए मान लीजिए एक सीरीज़ में आपने कोई एक बंदे ने ऐसे ऑफेंस किए जिसमें से 2 तो कॉग्निजेबल है और 10 नॉन कॉग्निजेबल है, मान लीजिए ऐसी एग्जांपल है। जहाँ मान लीजिए जितने भी कॉग्निजेबल है उसमें से एक, जितने भी नॉन कॉग्निजेबल है उसमें से एक जो है वो कॉग्निजेबल है और बाकी सारे नॉन कॉग्निजेबल है। उस केस को, उस सारे ट्रांजैक्शन को जो अपने अगर देखेंगे तो उसको कॉग्निजेबल केस मानेंगे। क्यों? क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल के पास आपके पास पावर नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप इसको बाइफरकेट करके देखोगे, कॉग्निजेबल में आप इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करके या चार्जशीट फाइल कर दोगे और नॉन कॉग्निजेबल को उस तरह से डील करोगे, ऐसा नहीं है। अगर वो एक सीरीज़ में है और एक ही कंप्लेंट का पार्ट है तो उनको कॉग्निजेबल ही मानेंगे, इवन दो कि उसमें एक केस कॉग्निजेबल, एक ऑफेंस कॉग्निजेबल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है। उसके बाद एफआईआर अगर देखो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो सेक्शन 154 में दिया गया है। उसमें ये है कि अगर कोई बंदा एफआईआर दर्ज कराना चाहता है, दर्ज कराने का यहाँ मतलब है कि कॉग्निजेबल केस कोई भी होगा एज पर ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जजमेंट में, कि कॉग्निजेबल कोई भी केस होगा तो उसमें एफआईआर मस्ट होगी। तो उसमें कोई बंदा अगर एफआईआर दर्ज कराने जाता है तो और उसकी एफआईआर किस तरह से दर्ज की जाती है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जैसे एक बंदा कंप्लेंट लेके आया तो कंप्लेंट की डेफिनेशन 2D में दिए गए है कि एक बंदा एलिगेशन लगा रहा है किसी नोन या अननोन के ऊपर विद अ व्यू टू टेक एक्शन। तो अगर वो कंप्लेंट लेके आता तो कंप्लेंट पहले सबसे पहले अगर 154 देखोगे तो वहाँ पे एसएचओ वर्ड है, इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, वो एफआईआर दर्ज करेगा या वो किसी को डायरेक्शन करेगा, वो एफआईआर दर्ज करेगा। लेकिन प्रैक्टिकल सेंस में थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है माहौल। वो कैसा, एक बंदा थाने में जाता है कंप्लेंट लेके जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कंप्लेंट सबसे पहले वो ड्यूटी ऑफिसर उस कंप्लेंट को की जो है एक डीडी एंट्री बनाता है, रजिस्टर में लिखता है कि ये फलाना बंदा आया था और इसकी ये डीडी एंट्री है। उसके बाद उसका जो है रुक्का बनाता है। रुक्का बनाने का मतलब उसके बाद उसकी एक आईओ अपॉइंट कर दिया जाता है। आईओ जो है वो कंसर्न्ड जो है मौके पे जाता है या उसको थोड़ा सा एग्जामिन करता है। उसके बाद उसका वो आईओ रुक्का तैयार करता है। रुक्का जो कंप्लेंट, जैसे ये कंप्लेंट है, कंप्लेंट का ये पार्ट जो है वो कंप्लेंट है, कंप्लेंट के नीचे ये पार्ट में वो रुक्का लिखेगा कि जनाब मैं ये बंदा मेरे को आके मिला और इसकी मैंने कंप्लेंट भरी और मैंने इसके साथ जो जो चीज़ें इसको इससे जो इंक्वायर किया है, जो मैटर जो मेरे को लग रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है, तो वो ड्यूटी ऑफिसर को कहेगा कि इस पे लिखेगा कि श्रीमान ड्यूटी ऑफिसर साहब इसमें आप एफआईआर दर्ज कर दीजिए। तो वो रुक्का लिखने के बाद वो कंप्लेंट के साथ वो जो है
वो ड्यूटी ऑफिसर को वहाँ पे दे देगा, जो वहाँ पे कंसर्न्ड बैठा है, जो एफआईआर दर्ज कर लेगा। एफआईआर दर्ज करने के बाद वो उसकी कॉपी फिर उसी आईओ को दे देगा, और आईओ को लगता है तो मौके पे जाके इन्वेस्टिगेट करेगा, और अगर उसको कोई लगते हैं कि विटनेस को एग्जामिन करने वाले हैं और उसको पता है, तो वहाँ पे जाके अपनी इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर सकता है। अब देखिए, ये तो हो गया सिंपल प्रोसेस। कई बार ऐसा होता है कि एफआईआर दर्ज नहीं की जाती कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बाद भी, तो उस केस में कंसर्न्ड बंदा जो है वो बाय लेटर और बाय थ्रू खुद ही वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जा सकता है वहाँ उस कंप्लेंट के रिगार्डिंग कि इस ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें पुलिस जो कंसर्न थाना है वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। तो वो कई बार सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस खुद इन्वेस्टिगेट करके एफआईआर दर्ज करने के बाद खुद इन्वेस्टिगेट कर सकता है, या किसी और ऑफिसर को कंसर्न को कह सकता है कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए, जो जिसके पास पावर चली जाती है एसएचओ की। तो इस तरह से आपने देखना 154 आप देख सकते हो इसके लिए। मान लीजिए वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो नॉन कॉग्निजेबल में कभी भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। मान लीजिए अगर हो जाती है, मान लो होगी एफआईआर, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, उसमें एफआईआर दर्ज कर दी गलती से, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में पाया कि वो तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, तो उस केस में अगर कोई रिपोर्ट जो जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास अगर रिपोर्ट कोई दाखिल करता है, तो उस केस में 2D की जो एक्सप्लेनेशन है वो लागू हो जाती है। तो उस केस में उसको जो पुलिस ऑफिसर को कंप्लेनेंट कहा जाएगा, और वो जो आपने चार्जशीट फाइल की है वो कंप्लेंट मानी जाएगी। तो उसको फिर उस तरह से देखा जाएगा। तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं 154। अब देखिए, मान लो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने भी उस पर एफआईआर दर्ज करने का कोई नहीं बोला, और ना ही किसी को कहा कि इसके ऊपर इंक्वायर करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए। तो फिर जो इन्फॉर्मेंट के पास क्या रेमेडी है? इन्फॉर्मेंट सीधा या तो आर्टिकल 226 में जा सकता है, या सेक्शन 482 जो दिया गया हाई कोर्ट में उसमें जा सकता है। तो दोनों में हाई कोर्ट के पास रेमेडी, और हाई कोर्ट उसमें डायरेक्शन दे सकता है और एफआईआर दर्ज करा सकता है। तो इस तरह से। और मान लो आपने हाई कोर्ट नहीं जाना, तो तीसरा इसके अलावा क्या रेमेडी है? तो इसमें 156 क्लॉज 3 में आप कंसर्न्ड जो मजिस्ट्रेट जिसकी जुडिक्शन है उसके पास आप जा सकते हो कंप्लेंट लेके कि सर ये मेरी कंप्लेंट है जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है हो रहा है, लेकिन थाने वालों ने इस पर एफआईआर दर्ज नहीं की। तो उस केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट क्या करेगा? एटीआर मंगवाएगा उस कंसर्न थाने से, एटीआर एक्शन टेकन रिपोर्ट की इस कंप्लेंट में आपने क्या एक्शन लिया था। तो एटीआर वो फाइल करेंगे। एटीआर में वो अगर उनको लगता है कि रीज़नेबल जवाब पुलिस दे रही है, तो हो सकता है उस केस में उस 156 क्लॉज 3 वाली जो कंप्लेंट वो लेके आया उसको 200 की कंप्लेंट मानते हुए कंप्लेंट की प्रोसीडिंग चालू कर दे। तो वो बाउंड नहीं है जुडिशल मजिस्ट्रेट की ऑर्डर करे कि इस पे इन्वेस्टिगेट आप इस पे एफआईआर दर्ज करो। तो ये कई बार डिपेंड करता है जुडिशल मजिस्ट्रेट के ऊपर कि उसने क्या करना है। अगर वो 200 में उसको ट्रीट कर रहा है उसको कंप्लेंट, तो कंप्लेंट होने के बाद वो कंप्लेंट के ऑन ओथ एग्जामिनेशन करेगा, और उसके विटनेसेस जो हैं उनको बुलाएगा, और उनको ऑन ओथ एग्जामिनेशन करके समनिंग सीधा कर देगा 204 में, अगर उसको लगता है, या 202 में उसको लगता है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर देगा। ये एक तरीका अलग हो गया। या उसको लगता है कि या नहीं आप जो रीज़नेबल जवाब पुलिस नहीं दे रही है, तो पुलिस को कह सकता है कि नहीं, इस पे एफआईआर दर्ज करिए और इन्वेस्टिगेशन करिए, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और एज़ पर द डायरेक्शन ऑफ ललिता कुमारी जजमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी आप इस पे एफआईआर दर्ज करिए। तो एफआईआर के ऑर्डर कर सकता है। तो एफआईआर उस केस में फिर पुलिस ऑफिसर है वो बाउंड है एफआईआर दर्ज करने के लिए। दर्ज करने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसके बाद। ये तो हो गया एक किस्सा। अब आ जाओ, मान लीजिए उसका जो जीरो एफआईआर की कंसेप्ट क्या है। देखिए, अगर आप किसी जर्नी में जा रहे हो, जहाँ फिर ऐसी जगह पे इंसिडेंट हो गया है जहाँ पे आपने एफआईआर दर्ज कराई नहीं है, जो जुडिक्शन लगती थी, आप कहीं मान लो ट्रेन में जा रहे हो, आपके की बोगी में जिसमें बैठे हो उस वहाँ पे आपका सामान चोरी करके बंदा ट्रेन से जंप कर गया, और ट्रेन जा रही है, क्योंकि आपने ट्रेन रोकी भी नहीं और ट्रेन लगातार जाती है, अगले स्टेशन पे जाके आप उतर के वहाँ पे एफआईआर दर्ज करा सकते हो, और वो वहाँ पे बाउंड है दर्ज एफआईआर दर्ज करने के लिए, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। तो उस केस में वो जो है एफआईआर है वो कंसर्न्ड जो जहाँ की जुडिक्शन है वहाँ पे भेज सकते हैं। तो उस एफआईआर को अपने जीरो एफआईआर कहेंगे, और जहाँ पे जब वो कंसर्न्ड थाने में जहाँ पे उसकी जुडिक्शन है अगर वहाँ पे जाती है, तो वहाँ उसका एफआईआर का नंबर दे दिया जाएगा। तो इसको जीरो एफआईआर कहते हैं। तो इसका कोई ख़ास
जो है कंसेप्ट नहीं है। आपको बस इस चीज़ का देखना है कि जीरो एफआईआर वहाँ पे होती है जहाँ पे जुरिडिक्शन नहीं होता है, क्योंकि ऑफेंस का जुरिडिक्शन देखने के लिए मैंने बताया था कि 177 से लेके आगे तक सेक्शन देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ के वो जुडिशल मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है, इंक्वायर कर सकता है। तो उसी ऑफेंस जहाँ पे हुआ है मान लो, वहाँ पे ही आपने वो उसका जो है वो दर्ज कराना है उसकी एफआईआर। तो अगर वहाँ पे नहीं करा पा रहे हो और ऐसी जुरिडिक्शन में करा रहे हो जहाँ उसकी जुरिडिक्शन नहीं बन रही, तो वहाँ पे भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वहाँ की पुलिस भी बाउंड है एफआईआर दर्ज करने के लिए। वो उसको जीरो एफआईआर में दर्ज करेंगे और उसके बाद कंसर्न्ड थाना जिसकी जुरिडिक्शन है उसके पास भेज देंगे और वो सारी इन्वेस्टिगेशन करेगा और उन वहाँ से फिर इस पुलिस की वो हेल्प ले सकेगा कि आप कैसे कैसे केस हुआ था। उसके बाद क्रॉस एफआईआर। देखिए कई बार दो जो आपस में ग्रो होते हैं उनमें से कई बार लड़ाई हो जाती है और इधर से भी एफआईआर हो जाती है और इधर से भी एफआईआर हो जाती है, वो उसको क्रॉस एफआईआर होते हैं। या कई बार फैक्ट सेम होते हैं और सरकमस्टांसेस एक होती हैं, ट्रांजैक्शन के बीच में कुछ एलिगेशन इस पार्टी के होते हैं और कुछ एलिगेशन इस पार्टी के होते हैं, तो इसमें क्रॉस एफआईआर हो जाती है। तो इस केस में जनरली क्या होता है, क्योंकि अगर उसमें सरकमस्टांसेस इस तरह के हैं कि एक बंदा एलिगेशन एलिगेशन बी के ऊपर लगा रहा है, बी एलिगेशन डी के ऊपर लगा रहा है या ए के ऊपर लगा रहा है, एलिगेशन इसके अलग हो सकते हैं, इसके अलग हो सकते हैं। इसीलिए ये क्रॉस एफआईआर है ना, इसका ये नहीं है कि आप एक एफआईआर को ख़त्म करके सिर्फ एक ही दर्ज करोगे, ये ज़रूरी नहीं है। आप दोनों पार्टियों को सुनते हुए अगर दोनों बता रहे हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो पुलिस बाउंड है, इवन दो कि इट्स अ क्रॉस एफआईआर आपको करनी पड़ेगी, दिक्कत नहीं है। तो उस केस में कई बार आप हाई कोर्ट में जाके क्वैशिंग में जा सकते हो कि दोनों में अगर समझौता हो जाता है कि ऐसे ऑफेंस है जहाँ पे क्वैशिंग पॉसिबल है, क्योंकि इट्स अ अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ अ कोर्ट। क्योंकि अगर दोनों पार्टियों का समझौता, अगर समझौता होने वाले ऑफेंस थे जिसमें हाई कोर्ट मानता है कि यार इसमें समझौता आप कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उस केस में अगर प्रोसेस चलाएं, ट्रायल भी कंडक्ट करें, इन्वेस्टिगेशन भी हो, इंक्वायरी भी हो, तो इट्स अ प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकती है। तो इस केस में वो जो है आपको रोका जा सकता है। तो इसको अपने इस तरह से देख सकते हैं।